तो सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। 19 इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो इस थ्योरी की स्टार्टिंग हमारी 1839 में दो साइंटिस्ट ने की थी, साइडन और सैंगवान ने। 1839 में दोनों ही साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट अलग अलग परफॉर्म किए थे और इसके बाद इन दोनों ने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उनको कंबाइन करके एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था जिसको नाम दिया गया था सेल थ्योरी। इसके बाद अगर बात करें तो 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने इसी थ्योरी को मॉडिफाइड किया था और अपने एक्सपेरिमेंट में उसने जिन जिन चीज़ों को फाइंड आउट किया था उसे इसमें ऐड किया था। तो बात कर लेते हैं इस थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट की। इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे साइल्डन और स्वान के द्वारा उन दोनों के थ्रू। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया था कि जो सेल होती है वो किसी भी यूनिट ऑफ किसी भी लाइफ के लिए मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आउटर स्ट्रक्चर जो बना होता है वो सेल से बना होता है। आउटर इनर पूरा ही स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल की वजह से बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट इसकी बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट था इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि आपके सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है। जैसे कि आज तो हम लोग डीएनए से जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे डीएनए वर्ड नहीं था, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होती हैं और सेल ही उनके लिए ज़िम्मेदार है। यानी कि आपके जितनी भी रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब को कौन रिस्पॉन्सिबल है? उन सब के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट जो था वो उन्होंने ये बोला था कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। और फिफ्थ पॉइंट इन्होंने कहा था कि हर सेल की, चाहे वो कैसी भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे प्रोटोजोआ में हो, लेकिन जितनी भी सेल होती हैं सभी की सेम और कॉमन केमिकल कंपोजिशन है। सबके अंदर सेम कंपोजिशन मिलेगी। अगर एक के अंदर राइबोसोम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ प्रेजेंट है तो बाकी के अंदर भी कॉमन वही स्ट्रक्चर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के जो कि साइडन और सांगवान की थ्योरी से निकले थे। लेकिन इस थ्योरी के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, तो उन ऑब्जेक्शन की बात कर लेते। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन था साइडन के कॉन्सेप्ट का, कि साइडन ने बोला था कि जो आपकी पुरानी सेल होती हैं उन्हीं से नई सेल बनती हैं और ये प्रोसेस जो था वो के नागली और ह्यूजो मोल ने रॉन्ग प्रूफ किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई जो पुरानी सेल होती है उनसे एवी रैंडमली बस नई सेल बन जाती है, कोई प्रोसेस वगैरह एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। तो इसी बेसिस पे ये पॉइंट को के नागली ने प्रूफ किया था रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट सांगवान का था क्रिस्टल फॉर्मेशन का, वो भी रॉन्ग प्रूफ हो गया था। सांगवान ने बोला था कि भाई जो सेल होती है उनसे नई सेल क्रिस्टल फॉर्मेशन के थ्रू बनती है, और ये पॉइंट भी बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया था। इसके बाद थर्ड जो ऑब्जेक्शन था वो रुडोल्फ विर्चो ने लगाया था। उसको था, उन्होंने बोला था कि भाई, और विर्चो ने बोला था कि आप लोग बोल रहे हो कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस से नई सेल बनती है, पुराने सेल का न्यूक्लियस टूटेगा, डिवाइड होगा, नए सेल का न्यूक्लियस बनाएगा और उससे नई सेल बनेगी। इस पॉइंट को रुडोल्फ विर्चो ने गलत प्रूफ किया था। उन्होंने बताया था कि पहले सेल डिवाइड होती है फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो फोर्थ ऑब्जेक्शन था वो ये था कि इन्होंने बोला था कि जितने भी सेल्स हैं सबके लिए आपका जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। लेकिन वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन तो फिर ये इस पॉइंट का एक्सेप्शन हुआ कि सबकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन ये भी था। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन सेम इसी पॉइंट के लिए था कि सबकी कंपोजिशन सेम होगी। तो बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म मिले जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस थे, लेकिन फिर भी वो थे और इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी थ्योरी में बोला था कि सब में एक ही न्यूक्लियस होगा, सेम केमिकल कंपोजिशन होगी, सेम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होगी, लेकिन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वहाँ पर इतने सारे न्यूक्लियस हैं तो हैं क्यों।
सारे ऑब्जेक्शंस में एक पॉइंट और है कि आपके जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर फिर भी वो ज़िंदा रहती हैं, तो इसके भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आरबीसीज के बारे में, तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इतने सारे ऑब्जेक्शन होने की वजह से तो आपकी पुरानी सेल थ्योरी थी जिसमें बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड किए गए थे, जिसमें से हमने कुछ 5 मेन पॉइंट की बात की, तो उस थ्योरी को गलत प्रूफ किया जा रहा था बार बार, तो उसे फॉर्मुलेट करके एक नई सेल थ्योरी बनाई गई, मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई गई, जिसको नाम दिया गया सेल प्रिंसिपल। ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी और इसके अंदर जो पॉइंट रखे गए थे वो सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए थे जो हर तरीके से सही प्रूफ हुए थे। तो इसमें पहला पॉइंट था कि हर सेल जो होती है पुरानी सेल से नई सेल बनेगी, लेकिन वो उसकी पुरानी सेल की पहले ग्रोथ होगी, फिर वो डिवाइड होगा, फिर नई सेल बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसमें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि सेल जो है वो जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे उस सबके लिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। और जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जितनी भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है उनके लिए सेल फंक्शनल यूनिट भी है। तो आई होप सेल थ्योरी का टॉपिक आपको यहाँ पर आज क्लियर होगा।